बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मिलिट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उर्दू मिलिट्री की जानिब से अस्सलाम अलैकुम। कोहिमा इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत नागालैंड का पहाड़ी शहर और रियासत का दारुल हुकूमत है, जो एक पहाड़ी पुश्ते पर वाक़या है। यह शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान के दूर दराज पहाड़ी और बंजर खित्ते में 5000 फुट की बुलंदी पर बड़ी शान से खड़ा है और आज के जोग्राफिये में यह रियासत नागालैंड में वाक़या है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इस खित्ते में बर्मा के मुहाज़ पर दुनिया की सबसे खौफनाक जंग लड़ी गई थी। ये वो शोरा-ए-फाक जंग थी जिसने हिंदुस्तान पर जापानी हमले को बुरी तरह नाकाम बना दिया था। कोहिमा की जंग हैरत अंगेज़ तौर पर अक्सर लोगों और अक़वाम के लिए नामालूम और गैर मारूफ रही। उसकी वजह ये थी कि इस दौर में पूरी की पूरी दुनिया की तवज्जो यूरोप में नाज़ी जर्मनी की तरफ थी और दुनिया की हर कौम और हर मुल्क उसी से नबर्द आज़मा था। इसके अलावा यूरोप पर इत्तेहादी हमलों के बायस जंग कोहिमा की तरफ किसी ने ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, जो उस वक्त भी जारी थी जब दूसरी आलमी जंग ने पूरी दुनिया में क़यामत खेज़ तबाही मचा दी थी। अगर आप उर्दू मिलिट्री के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। इस दौर में मणिपुर और नागालैंड की दो शुमाल मशरक़ी रियासतें, जो इस वक्त आसाम का हिस्सा थीं, ये दूसरी जंग अज़ीम में बहुत अहम महाज थीं और जिन्हें उस वक्त बर्मी महाज कहा जाता था। इस खित्ते के नाहमवार बंजर और घने जंगलात में हिंदुस्तानी और बरतानवी अफवाज के जापानी फौजियों के खिलाफ कई खौफनाक मार्के हुए, जिनमें से एक जंग यही जंग कोहिमा कहलाती है, जिसमें जापानी अफवाज को शिकस्त फाश हुई थी। ये एक ऐसा मार्का था जिसने टोक्यो को हद दर्जा मायूस किया। कोहिमा इस पहाड़ी पुश्ते पर वाक़या है जो शुमाल और जुनूब की तरफ से सीधा चला गया है। इस पहाड़ी पुश्ते पर एक सड़क भी बनी हुई है जो बरतानवी सप्लाई बेस कैंप दीमापुर तक जाती है। ये शुमाल में दरिया ब्रह्मपुत्र की वादी में वाक़या है और इसके जुनूब में अम्फाल वाक़या है और मज़कूरा सड़क इसी से गुजरती है। अम्फाल से यह सड़क मजीद जुनूब की तरफ और फिर वहाँ से बर्मा के अंदर तक चली जाती है। असल में ये वो रास्ता था जहाँ से जापानी बर्मा के रास्ते अंदर घुस कर हिंदुस्तान पर हमला आवर होना चाहते थे। इस प्लान को उन्होंने ऑपरेशन यू गो का नाम दिया था और उसके पसे पुश्त ये ख्वाहिशकार फरमा थी कि इस तरह नागालैंड की पहाड़ियों से गुजरते हुए दीमापुर के मैदानों तक पहुंचा जाए। अगर वो एक बार वहां अपना बेस कैंप बना लेते हैं तो वो चीन तक जाने वाले इत्तेहादी सप्लाई का रास्ता मुनक़ता कर देते, जिसके बाद उनके लिए बरतानवी हिंदुस्तान पर हमला करना बहुत आसान हो जाता। अगर ऑपरेशन यू गो कामयाबी से हमकिनार हो जाता तो उसके बाद पूरा हिंदुस्तान जापान के सामने होता और उनके लिए उस पर कब्जा करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। इम्फाल और कोहिमा पर हमले की इब्तिदा 1944 के मौसम बहार में हुई। जापान की 15वीं आर्मी की 2 डिवीजन फौज ने, जिसकी क़यादत जारे मजाज कमांडर जनरल रीना मोतागुची के हाथ में थी, उसने दरियाए चंडोन को अबूर किया और अम्फाल की तरफ पेशकदमी की। एक 3rd डिवीजन, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल साथो के हाथ में थी, कोहिमा की तरफ बढ़ने लगा। बरतानवी जानते थे कि जापानी कोहिमा की तरफ जा रहे हैं, मगर वो मुकम्मल मालूमात हासिल ना कर सके, ना तो वहाँ उनकी तादाद मालूम कर सके और ना ही वो इस डिवीजन की रफ्तार का अंदाज़ा लगा सके। उनका ख्याल था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जापानी अफवाज लगभग नाकाबिले रसाई इन घने जंगलात से किसी भी सूरत नहीं गुजर सकेगी, जिन्होंने कोहिमा के इतराफ के इलाके को अपनी लपेट में ले रखा था। इसलिए जब लेफ्टिनेंट जनरल साथो अपने 15,000 मजबूत और तवाना फौजियों के साथ इस नबाताती खित्ते में 4 अप्रैल को पहुंचा तो उन्होंने सिर्फ 1500 नातजर्बेकार आदमियों को इस पहाड़ी शहर की हिफाजत करते पाया। चनाचा जापानियों ने फौरी तौर पर कोहिमा को मुहासरे में ले लिया और बरतानवियों और इंडियन फौजियों को उनकी पोजीशनों से भगाना शुरू कर दिया। वो बेचारे हवास बाख्ता वहाँ से निकल कर एक छोटी सी जगह में जमा होने लगे जो बामुश्किल एक टेनिस कोर्ट के बराबर थी। ये जगह डिप्टी कमिश्नर के बाग में वाक़या थी, जो मुकाबिल अफवाज को एक दूसरे से अलग कर रहा था। ये जगह इतनी करीब थी कि फौजियों ने एक दूसरे पर हैंड ग्रेनेड बराह रास्त फेंकने शुरू कर दिए और इसमें इन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। गोले और दूसरा गोला बारूद इतनी सी जगह में बड़ी आज़ादी से इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से ममनुआ जगहों पर भी आग की बारिश होती रही। ये छोटी सी क़यामत इतनी तेज़ी से और इतनी शिद्दत से जारी थी कि लोगों को अपने पानी के बर्तन और गैलन तक भरने का मौका नहीं मिल पा रहा था। जब ब्रिटिश 6th ब्रिगेड इस सारी तबाही के 2 हफ्ते बाद मदद पहुंचाने के लिए असल गैरिसन में पहुंची तो उन्हें इस गैरिसन की हालत देखकर खुद ही पीछे हटना पड़ा। 1 माह से भी ज़्यादा मुद्दत तक लड़ी जाने वाली इस लड़ाई के बाद बरतानवी फौजियों ने इस टेनिस कोर्ट से ऊपर की तरफ चोटी तक जाने के लिए एक रास्ता काट कर निकाला और उसके बाद एक टैंक को घसीटते हुए ऊपर ढलवान पर ले गए। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 20 गज के फासले से जापानियों के बंकर्स में आग की बरसात कर डाली
इस जंग के बाद जब इस मैदान जंग को दुश्मन से पाक कर दिया गया तो माजी का हसीन और जमील ट्रांसपोर्ट ख़त्म होने के बाद एक छोटे से चूहे के बिल में तब्दील हो चुका था, जिसके इतराफ तबाही और बर्बादी के आसार थे और यहाँ जगह जगह इंसानों की निस्फ बाकियात दिखाई दे रही थीं। बड़ा ही हौलनाक मंजर था ये। जापानी ऑक्सीजन या दूसरी ज़रूरी सप्लायर के बगैर इस कदर परेशान हो गए थे कि फिर इनके अपने दिमागों ने भी काम करना छोड़ दिया था और उसका आखिरकार नतीजा यह निकला कि इत्तेहादी अफवाज ने इन्हें बड़ी आसानी से कोहिमा से निकाल बाहर फेंका। अम्फाल की जंग 4 माह से भी ज़ायद अरसे तक जारी रही, यानी मार्च से जुलाई 1944 तक, जबकि कोहिमा की यह मार्का 3 माह तक चलता रहा, यानी अप्रैल से जून 1944 तक। इम्फाल में कोई 55,000 के करीब जापानी फौजी अपनी जानों से गए और कोहिमा में 7,000 मारे गए, जिनमें से अक्सर भूख और फाका कशी के बायस हलाक हुए। इसके अलावा बीमारियों और दम घुटने से भी ये जाने गईं। इम्फाल में बरतानी अफवाज के 12,500 फौजी ज़ख्मी हुए, जबकि कोहिमा की लड़ाई में 4,000 मज़ीद फौजी ज़ख्मी हुए। इम्फाल और कोहिमा के मार्कों में जापानियों को बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े, जिसका बहुत बड़ा मनफी असर आने वाले वक्तों में भी इस खित्ते पर शिद्दत से पड़ा। इसका एक असर ये भी हुआ कि बाद के बरसों में इत्तेहादियों को बर्मा में अपना तसल्लुत कायम करने में बहुत आसानी हो गई थी। इम्फाल और कोहिमा की शिकस्त जापानी तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त करार दी जाती है। जापानी की लास्ट बिट फॉर विक्ट्री के मुसन्निफ रॉबर्ट ली मैन ने लिखा है, इम्फाल की जंग को जापानी अपनी तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त समझते हैं जो 1944 में इंडिया पर हमले की सूरत में सामने आया था। इससे हिंदुस्तानी फौजियों को अपनी जंगी सलाहियत और महारत का बाखूबी अंदाज़ा हो गया था और इससे हिंदुस्तानी फौजियों को यह भी पता चल गया था कि वो किसी भी तरह से मुश्किल हालात में किसी से भी नबर्द आजमा होकर उसे शिकस्त से दो चार कर सकते हैं। आज भी कोहिमा में एक जंगी कब्रिस्तान मौजूद है जिसमें 1400 से ज़्यादा इत्तेहादी फौजियों की कब्रें बनी हुई हैं और ये सब जंगे कोहिमा में अपनी जानों से महरूम हुए थे। ये जंगी कब्रिस्तान गैरिसन पहाड़ी की ढलवान पर बना हुआ है जहाँ कभी डिप्टी कमिश्नर का टेनिस कोर्ट वाक़या था। इसी तरह की और भी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।